नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब 2 दिन का समय बाकी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी बड़े दलों के दिग्गज नेताओं ने गुजरात में डेरा डाल लिया है, एक दूसरे पर राजनीतिक प्रहार भी तेज कर दिया है। गुजरात में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार 29 नवंबर को प्रचार थम जाएगा। वहीं गुरुवार को इस चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री भावनगर के पालीताड़ा, कच्छ के अंजार, जामनगर और राजकोट में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल गुजरात चुनाव के प्रचार अभियान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेत्रंग, खेड़ा और सूरत में जनसभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस के रवैये की जमकर आलोचना की। पीएम मोदी ने खेड़ा की जनसभा में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गुजरात और देश को ऐसे दलों से होशियार रहने की जरूरत है, पर्दे के पीछे से आतंकी तत्वों के तुष्टीकरण में लगे रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि जब आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो सेना की क्षमता पर सवाल उठाए गए, जिससे कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता प्रदर्शित होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेत्रंग की जनसभा में कहा कि अब की बार भाजपा की पहले से भी ज्यादा सीटें आएंगी। उन्होंने कहा कि लोगों का बड़े पैमाने पर आशीर्वाद विकसित गुजरात बनाने का संकल्प जाहिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात ने विकसित होने के लिए सभी दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में रोड शो भी किया। अपने जनप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई। प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया। वहीं फिजा मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज गुजरात में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। अमित शाह मेहसाणा के खेरालू, वडोदरा के सावली, अरवल्ली के भिलौडा और अहमदाबाद में सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मौजूदा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलने का विश्वास व्यक्त किया। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं सूरत में पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने पुरानी पेंशन योजना जैसे अपने वादों को दोहराया। कांग्रेस भी गुजरात के चुनावी घमासान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेडियापाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। सभी पार्टियां अपने अपने वादों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जनता के सामने कई चुनावी वादे किए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रचार के लिए पार्टी का मोर्चा संभाला। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली विकास से वंचित है। वहीं सत्येंद्र जैन की वीडियो पर तंज कसते हुए जेपी नड्डा ने कहा तिहाड़ जेल मसाज पार्लर बन गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमर कॉलोनी में रोड शो करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। पीयूष गोयल ने इस दौरान कहा कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली के विकास से नहीं बल्कि अपने कमीशन से मतलब है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोतीनगर में एमसीडी चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने कहा कि लगातार जेल से वीडियो सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार किया। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ में जनसंवाद किया। उन्होंने कहा कि एमसीडी द्वारा पिछले 15 सालों में कोई कार्य नहीं किया गया। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने त्रिलोकपुरी में रोड शो किया। उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि शराब नहीं, रोजगार देंगे, 15 साल से रुके हुए काम अंजाम देंगे का नारा दिया। और इस बीच रविवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की सेल में जेल कर्मियों को साफ सफाई करते हुए देखा जा रहा है।
इस वीडियो को लेकर भाजपा ने हमला किया है। संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन के लिए जेल में 10 लोग रखे गए हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साल 2017, 2018 और 2019 के लिए उत्कृष्ट शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 आज से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। ये 11 दिसंबर तक चलेगा। ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का यह पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रा हिंद 22 में ऑस्ट्रेलिया की सेना के 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं भारतीय सेना की ओर से डोगरा रेजिमेंट के सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत यूरोपीय संघ FTA वार्ता का तीसरा दौर नई दिल्ली में शुरू होगा। इस समझौते का मकसद दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय वायुसेना अपने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन आज से 30 नवंबर तक आगरा में आयोजित कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इम्फाल के जापानी वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और इम्फाल पीस संग्रहालय का दौरा किया। गौरतलब है कि डॉक्टर एस जयशंकर 26 से 28 नवंबर तक मणिपुर के दौरे पर हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संगठन के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन की मांग से सहमति जताते हुए कहा कि देश विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना बहुत आवश्यक है। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्न्यू के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत का निरीक्षण किया। प्रतिनिधि मंडल ने विक्रांत में दक्षिण नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल MA हम्पी होली के साथ मुलाकात भी की। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने भारत की स्वदेशी क्षमताओं और आत्मनिर्भरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में संपन्न हो जाएगा। समापन समारोह आज शाम पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर R मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कई फिल्म हस्तियां भी समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। इनमें अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान खुराना, मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता, राणा डुग्गुवती और आनंद रॉय शामिल हैं। वहीं तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कर्जिस्तोफ जानूसी द्वारा निर्देशित पोलैंड की फिल्म परफेक्ट नंबर इस वर्ष इफ्फी के समापन समारोह में दिखाई जाएगी। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री और स्पेशल जूरी अवार्ड समेत कई पुरस्कार दिए जाएंगे। इससे पहले कल फिल्म महोत्सव में जहां रेड कारपेट पर AR रहमान, आशा पारेख और शेखर कपूर सरीखी हस्तियों ने रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा, तो वहीं लोगों ने स्वादिष्ट और जायकेदार व्यंजनों का भी आनंद उठाया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह की भावना को ध्यान में रखते हुए यहां आजादी क्वेस्ट का भी आयोजन किया गया। फिल्म महोत्सव में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मास्टर क्लासेस में लोगों ने जहां सिने हस्तियों के अनुभवों को जाना, तो वहीं सिनेमा की बारीकियों को भी समझा। ITPO द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार को भारी भीड़ के साथ संपन्न हो गया। मेले में सर्वश्रेष्ठ पंडालों के लिए मेले के आखिरी दिन पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें राज्यों के पंडालों में केरल को स्वर्ण, बिहार को रजत और मध्य प्रदेश को कांस्य पदक प्रदान किया गया, जबकि ओडिशा को विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। मंत्रालय और विभागों में आयकर विभाग को जहां स्वर्ण मिला, तो वहीं केयर बोर्ड को रजत और रेल मंत्रालय को कांस्य पदक प्रदान किया गया। इसमें विशेष प्रशंसा पत्र आयुष मंत्रालय को दिया गया। विदेशी पंडालों में अफगानिस्तान को स्वर्ण, थाईलैंड को रजत और तुर्की को कांस्य पदक प्रदान किया गया। सार्वजनिक संचार और आउटरीच के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
मेले में इस बार की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई थी। देश विदेश के करीब 2500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने यहां अपने उत्पादों को यहां प्रदर्शित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शकों के अच्छे व्यापारिक संबंध भी बने। मेले का आखिरी दिन रविवार होने की वजह से दर्शकों की भीड़ से गुलजार रहा। आखिरी दिन करीब 1 लाख दर्शकों की भीड़ मेला देखने पहुंची। मेले के आखिरी दिन लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। मेले में मिले अच्छे रुझान से प्रदर्शक काफी उत्साहित दिखे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा जिले के हनुवंतिया द्वीप में 7वें जल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज मैसूरू में MPVL की प्लैटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगे। केरल विधानसभा में आज से 4 दिसंबर तक विधानसभा पुस्तकालय में भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों के पूरे होने के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अयोध्या के विकास से जुड़े अधिकारियों के साथ अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 के संबंध में समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में 3000 करोड़ की परियोजनाएं केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई हैं। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जम्मू में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन के दौरान IT क्षेत्र में एक MOU साइन किया। भाजपा के सहप्रभारी आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी देश में वैक्सीन के संदर्भ में दुष्प्रचार कर रहे थे। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली NCR में सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा रही है। वहीं हालांकि दिन के वक्त धूप खिली हुई है। ठंड के साथ कोहरा भी दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों के दौरान तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि की संभावना के साथ कई स्थानों पर बारिश और हिमपात की संभावना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आज नई दिल्ली में जनजातीय समाज की अस्मिता, अस्तित्व एवं विकास से जुड़े विषयों पर शोध के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें देश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राध्यापक, शिक्षाविद, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि देश के जनजातीय समाज के बारे में शोध नगण्य है और जनजातीय मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें CBI और ED ने 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट अमरावती की राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित करने के राज्य के हाईकोर्ट के 3 मार्च के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज जबरन धर्मांतरण मसले पर सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले का अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। खादी इंडिया पवेलियन ने नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किया नया कीर्तिमान स्थापित। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान खादी ने की 12 करोड़ रुपए की बिक्री। खादी इंडिया पवेलियन में हस्त निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों का किया गया प्रदर्शन। मंडप में 200 से ज्यादा खादी कामगारों, उद्यमियों, लघु उद्योगों के उत्पाद रखे थे बिक्री पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी पॉइंट रहा विशेष आकर्षण का केंद्र। ट्विटर के CEO एलन मस्क का मानना है कि अगले 12 से 18 महीनों में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के मासिक यूजर्स की संख्या हो सकती है 1 अरब के पार। एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर पर 12 से 18 महीनों में 1 अरब से अधिक मासिक यूजर्स को पार करने का मार्ग देख रहा हूं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ ने की RBI से ब्याज दर में बढ़ोतरी की रफ्तार घटाने की मांग। RBI ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक रेपो दर में 1.9% की बढ़ोतरी की है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेमर्स बेस वाला देश बन गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में अब तक 39 करोड़ से ज्यादा गेमर्स हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक फिर भारतीय शेयर बाजार में लौट रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 से 25 नवंबर के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के जरिए शेयरों में शुद्ध रूप से किया गया 31,630 करोड़ रुपए का निवेश। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वाइड बॉडी हवाई जहाजों की वेट लीज की अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब भारतीय एयरलाइन कंपनियां 1 साल तक वाइड बॉडी हवाई जहाजों को ले सकेंगी लीज पर। पहले यह अवधि थी 6 महीने। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में सोने का आयात 17.38% घटा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान सोने का आयात घटकर पहुंचा 24 अरब डॉलर। अक्टूबर में आयात पिछले साल के मुकाबले 27% हुआ कम। चीन में सख्त कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने चौथे दिन भी नया रिकॉर्ड बनाया। रविवार को करीब 40,000 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। चीन में सरकार की जीरो कोविड नीति के खिलाफ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजिंग के शिंगहुआ विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों ने लॉकडाउन हटाने की मांग की। चीन के शंघाई में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। चीन के क्यूबा को सौर ऊर्जा परियोजना सहित अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आर्थिक मदद देने की सहमति जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए रक्षा बलों और नागरिकों को एकजुटता रहने को कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बिजली कटौती की समस्या पर कहा कि आने वाला सप्ताह पिछले सप्ताह की तरह मुश्किलों से भरा हो सकता है। यूक्रेन के मेरिटोपोल शहर में रूसी कब्जे के बावजूद हिंसात्मक कार्रवाई में काफी कमी आई है। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल का दौरा किया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति आज रूस की यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने सीरिया के साथ हिंसात्मक कार्रवाई पर कहा कि तुर्की अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। तुर्की के राष्ट्रपति ने मिस्र के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के मंत्रियों के बीच से संबंधों में मजबूती आई है। इटली के इस्चिया द्वीप में मूसलाधार बारिश के कारण आए विनाशकारी भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई। इटली की सरकार ने भूस्खलन की घटना के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। सैकड़ों की तादाद में बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश करना है। व्हाइट हाउस के कोविड प्रतिक्रिया समन्वयक डॉक्टर आशीष झा ने अमेरिका के लोगों से कोविड का अपडेटेड टीका लगवाने का आग्रह किया। ब्रिटेन की गायिका दुआ लिपा को रविवार को अल्बानिया की नागरिकता मिली और लिपा ने अल्बानियाई नागरिकता प्राप्त करने के बाद कहा कि ये उनके और उनके परिवार के लिए बड़े सम्मान की बात है। फीफा विश्व कप में रविवार को ग्रुप एफ के मुकाबले में क्रोएशिया ने कनाडा को 4-1 से हरा दिया और इस हार के साथ ही कनाडा विश्व कप से बाहर हो गई है। कतर में खेले जा रहे फीफा विश्व कप में आज भी 4 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में ग्रुप जी में स्थित कैमरून का सामना सर्बिया से होगा। ये मुकाबला अल जैनब स्टेडियम में होगा। कैमरून और सर्बिया दोनों को अपने पहले मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा है और ऐसे में दोनों की कोशिश इस मुकाबले में प्रतियोगिता में जीत का खाता खोलने की होगी। और वहीं ग्रुप जी में आज ही की रात 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। टीम का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। ब्राजील इस मैच में नेमार के बगैर होगी, जो सर्बिया के खिलाफ चोट के चलते ग्रुप दौर के बाकी मैच से फिलहाल हट गए हैं। उधर ग्रुप एच में आज घाना का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। यह मुकाबला कतर के एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं आज देर रात पुर्तगाल अपने दूसरे मुकाबले में उरुग्वे के खिलाफ उतरेगी। पुर्तगाल की कोशिश इस मुकाबले को जीत अंतिम 16 का टिकट कटाने की होगी। दोनों टीमों के बीच ये मैच लुसेल स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में ग्रुप ई में रविवार देर रात जर्मनी और स्पेन के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के बाद जर्मनी की अंतिम 16 में पहुंचने की राह हुई मुश्किल। इस ड्रॉ मैच के बाद स्पेन ग्रुप ई में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि जर्मनी 1 पॉइंट के साथ आखिरी नंबर पर है। जर्मनी को अगले मैच में कोस्टा रिका का सामना करना है। कोस्टा रिका ने प्रतियोगिता में दर्ज की अपनी पहली जीत जर्मनी को हराने वाले जापान को 1-0 से हराया। फीफा विश्व कप में हुआ तीसरा बड़ा उलटफेर। मोरक्को ने फीफा रैंकिंग में नंबर 2 पर काबिज बेल्जियम की टीम को 2-0 से हराया। कनाडा ने रविवार को
डेनिस शापोवालोव और फेलिक्स ऑगर अलियासीमे की जीत की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर पहला डेविस कप खिताब जीता। तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म वरालरू मुक्कियम का ट्रेलर रिलीज हुआ है और इस फिल्म में जीवा कश्मीरा परदेशी और प्रज्ञा निहारा निभा रही हैं मुख्य किरदार। फिल्म को संतोष राजन ने निर्देशित किया है। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 की शानदार कमाई जारी है। दूसरे सप्ताह भी बेहतरीन रहा दृश्यम 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दृश्यम 2 की अब तक की कुल कमाई पहुंची 126 करोड़ के पार। अमिताभ बच्चन फिल्म फेस्टिवल की सफलता के बाद फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने दिलीप कुमार फेस्टिवल आयोजित कराने की घोषणा की। वहीं दिलीप कुमार के 100वें जन्मदिन पर होगा फिल्म फेस्टिवल। ये फेस्टिवल पीवीआर में 10 और 11 दिसंबर को किया जाएगा आयोजित। असम के गुवाहाटी में रहने वाली 8 वर्षीय गुंजन सिन्हा बनी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 की विजेता। गुंजन और उसके पार्टनर तेजस वर्मा ने ट्रॉफी जीती है। उन्हें विजेता के तौर पर मिला है 20 लाख रुपए का चेक। वरुण धवन और कृति सनन की फिल्म भेड़िया की 2 दिन की कमाई हुई 17 करोड़ रुपए। भारत में पहले दिन करीब 8 करोड़ तो दूसरे दिन 9.5 करोड़ हुई कमाई। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने उनकी आने वाली फिल्म छोरी 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। ये फिल्म उनकी हॉरर फिल्म छोरी का सीक्वल है। वहीं ये फिल्म साल 2021 में हुई थी रिलीज। फिल्म मारीच की पहला गाना ना बूंद हुआ रिलीज। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और तुषार कपूर निभाएंगे मुख्य किरदार। 9 दिसंबर को रिलीज हो रही है मारीच की ये एक क्राइम थ्रिल फिल्म। रोहित शेट्टी की नई फिल्म सर्कस का पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में होंगे। वहीं फिल्म क्रिसमस पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।